तो अभी जो बचा हुआ सूखा है उसे पढ़ेंगे। सूखा के बाद जुड़ा हुआ टॉपिक कुछ अलग है, पर भूकंप का शेष सेक्शन पढ़ेंगे। भूकंप के बाद इसी में भूस्खलन का सेक्शन पढ़ेंगे। भूस्खलन के बाद छोटे छोटे एक दो टॉपिक और बचते हैं, जैसे जंगल की आग। तो जंगल की आग बेसिकली ग्रीष्म काल में हीट वेव से, मतलब हीट वेव से संबंधित है, तो इसी के साथ हीट वेव पढ़ेंगे, जिसको उष्ण लहर कहते हैं, जिसको उष्ण लहर कहते हैं। और फिर अंतिम बात इसी में शीत लहर का टॉपिक पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक से बेटा। और फिर आप अपना सिलेबस देखना, तो लगभग ज्योग्राफिकल डिजास्टर फिनिश हो चुके होंगे आपके। ज्योग्राफिकल डिजास्टर लगभग फिनिश हो चुके होंगे। ठीक है, शुरुआत होगी दोस्तों आज यहाँ से, ड्रॉट से। ये ड्रॉट की दूसरी कक्षा। लास्ट क्लास में सूखा शुरू किया था, बट इस क्लास में फिनिश करना है। तो इस क्लास में आप सभी लोग प्रारंभ करेंगे अगर सूखा को, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूखे का प्रकार लिखा था। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे सूखे का कारण, किस कारण से आखिर सूखा पड़ जाता है, सूखे का कारण। पिछली क्लास अगर ठीक से पढ़ा है तो मतलब बाढ़ वगैरह वाली, तो सूखा उससे रिलेट कर जाएगा और बहुत आराम से आप समझ पाओगे, बहुत आराम से बेटा आप समझ पाओगे, है ना। हमेशा एक बात याद रखा करो कि पढ़ाई बड़े शिद्दत से करते हैं, पढ़ाई बड़े शिद्दत से। आकाश कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी क्लास लेकर आज तुम्हारा सूखा फिनिश कर देंगे क्लास, ठीक है। चाहे तो धीरे धीरे पढ़ा के 2 क्लास पढ़ाएं, पर नहीं, ठीक से पढ़ाकर थोड़ी लंबी क्लास लेकर आज ही फिनिश कर ले, क्या ज़रूरत है कल तक उसी चीज़ को खींचे रहने की। कम से कम एक दिन फ्री होकर आप रिवीजन कर लोगे। आपदा और आफत एक ही है कावेरी, जीवन तो आफत और आपदाओं से भरा ही पड़ा है। संस्था ने प्लान किया है कि आपदा प्रबंधन के बाद कुछ उन बैचेज में जिनमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नहीं हुआ, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास करवा देंगे। जिनमें ज्योग्राफी की शुरुआती कक्षाएं नहीं हुई, उन कक्षाओं को करा देंगे। पर कब से कराएंगे ये प्लान संस्था बताएगी आपको, ये प्लान मैनेजमेंट बताएगा बेटा, मैनेजमेंट। डेली क्लास नोट्स क्यों नहीं आती है सब पता नहीं होता बेटा मुझे। तुरंत इकोलॉजी और एनवायरनमेंट स्टार्ट मेरे करने से नहीं होता पापा कुमार, वो कोचिंग कराएगी, जब कोचिंग जब मुझे टाइम देगी तो उस हिसाब से होता है। नो बेटा नो, कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं है। सूखे के कारण में जिस तरह से वहाँ आप लोगों ने बाढ़ में लिखा था, उसी तरह से यहाँ आप सूखे में लिख देंगे। पहला कारण मैं दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, मौसमी कारण है, मौसमी कारण या मानसून से संबंधित कारण। पहला कारण मौसमी, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको आपका टाइम लॉस ना हो। तो मौसमी कारणों में कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला मानसून का विलंब से आना। मानसून का विलंब का मतलब देरी है, देरी से आना। अब जैसे आप लोग जानते हो कि मानसून आने की अवधि दिसंबर लास्ट होता है, सॉरी मार्च मई लास्ट वीक होता है। अभी सूचना आ ही गई है कि इस बार मानसून थोड़ा अपने सामान्य समय से पहले दस्तक दे रहा है, पर ना आए, देरी से आए। जून के पहले सप्ताह में भी ना आए, बल्कि जून के द्वितीय सप्ताह में आए। तो देरी से आए और समय से पहले वापस चले जाना, समय से पहले वापस जाना, जिसको आप निवर्तन कहते हैं, रिट्रीट कहते हैं। अब आप मोटे तौर पर आपको बता दूं कि मई अंतिम सप्ताह में मानसून सामान्यतः आता है और सितंबर मिड के बाद रिट्रीट करता है। पर ये मई अंतिम सप्ताह ना आए, जून प्रथम द्वितीय सप्ताह के बाद आए और सितंबर के शुरू में ही वापस लौट जाए, तो वर्षा की अवधि घट जाएगी, सूखे की दशा बन जाएगी। किसकी स्थिति बन जाएगी? सूखे की दशा बन जाएगी। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा है, एक कॉन्सेप्ट मैंने मानसून पर आपको पढ़ाया था, मानसून ब्रेक एंड गैप। तो इसी के लिए मैं यहां लिख देता हूं लंबा मानसून विच्छेद, मतलब जो गैप आ जाता है, लंबा मानसून विच्छेद। विच्छेद मतलब गैप, लंबे समय के लिए गैप आ गया तो मौसमी सूखा आ जाएगा, फसलगत सूखा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आप सभी ने मुझसे ही पढ़ा है एल नीनो, तो एल नीनो का प्रभाव होगा तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। एल नीनो का प्रभाव होगा तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। चौथे नंबर में ये ITCZ है में प्रवेश करने वाले अवदाब, अवदाब मतलब डिप्रेशन या चक्रवात, अवदाबों की संख्या में कमी आ जाए। इसे भी मैंने पढ़ाया लास्ट टू लास्ट क्लास में, मतलब
कि आईटी सीजन में प्रतिवर्ष 26 से 32 की संख्या में अवदाब प्रवेश करते हैं। यदि इनकी संख्या घटकर किसी भी स्थिति में 26 से भी कम हो जाए तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। ये मौसम से संबंधित कारक है दोस्तों, ये मौसम से संबंधित 4 मुख्य कारक हैं जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। तो अब दूसरे नंबर पर आता है भौगोलिक कारक। दूसरे नंबर पर आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक भी हैं जो सूखे की स्थिति को जन्म दे देते हैं। तो आखिर ये भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो सूखे की स्थिति को जन्म देंगे, सूखे की स्थिति को जन्म दे देंगे? तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहला इसका कारक होता है, सबसे पहला फर्स्ट, ढाल। पहला कारक, जैसे देखो पर्वतीय ढाल है, बारिश हुई, पानी बहकर तेजी से नीचे चला गया, पानी बहकर तेजी से नीचे चला गया तो कुछ देर बाद ही सरफेस शुष्क हो गई, सूख गई। आप मानो दोस्तों, चेरापूंजी एवं मौसिनराम में इतनी अधिक वर्षा होती है फिर भी शिलांग पठार सूखे के चपेट में आ जाता है। शिलांग पठार सूखे के चपेट में आ जाता है। ये स्थिति को समझो। आपको ताज्जुब होगा कि आखिर ऐसा कैसे सर? इसलिए कि ढाल अधिक है, चट्टानें कठोर है। भी चट्टान संरचना भी दूसरा लिखने वाला। दूसरे नंबर पर होता है चट्टान संरचना। चट्टान संरचना, चट्टानें कठोर है, इतनी कठोर है कि पानी को सोख ही नहीं रही है, पानी को सोख ही नहीं रही है, पानी सोखने का गुण ही नहीं है। तो पानी धरती से बहकर तुरंत नीचे की ओर चला गया और ये सूख गई, ये सूख गई। तो ढाल एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। चट्टान संरचना बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक। चट्टान संरचना का बेस्ट एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का पठार लगभग 80 सेंटीमीटर की वर्षा है, पर कठोर चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें, और उन कठोर चट्टानों में जल को सूखने का गुण है ही नहीं, तो पानी बहकर नीचे चला जाएगा, ढाल क्षेत्र में चला जाएगा, चट्टान सूखी की सूखी रह जाएगी। ढाल को मैंने बताया जहां तीव्र ढाल है, तो तीव्र ढाल के क्षेत्र तो शुष्क हो ही जाते हैं, तीव्र ढाल के क्षेत्र शुष्क हो ही जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है मौसिनराम एवं चेरापूंजी, सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है चट्टान संरचना एवं उच्चावच का, चट्टान संरचना एवं उच्चावच का। तो भौगोलिक कारक में ये कारक हैं मुख्य रूप से। अच्छा, चट्टान संरचना में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां चट्टानें कठोर नहीं है बल्कि बड़ी ही पोरस हैं, जैसे भाभर, भाभर का मैदान। चट्टानें इतनी पोरस हैं कि पानी जैसे धरती पर पड़ा, पानी रिस कर नीचे चला गया, पानी रिस कर नीचे चला गया तो सतही चट्टान सूख गई, सतही चट्टान सूख गई। एक बच्चा पूछ रहा आईटी सीजेड क्या पढ़ा हुआ है बेटा मनीषा? कई जगह पढ़ा आपने इसको, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया, मॉनसून के साथ पढ़ाया, सब पढ़ा हुआ टॉपिक है। अगर ये सब टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इनमें टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी और मॉनसून का टॉपिक अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। तो उसको एक बार रिवीजन कर डालो बेटा, नहीं तो ये सब कठिन लगेगा और आपको हमेशा दिक्कत लगेगी टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। पर ऐसा कोई बात नहीं, ये सब पीछे पढ़े हुए टॉपिक है। हमेशा इसीलिए डिजास्टर वगैरह के टॉपिक ज्योग्राफी के बाद क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी में पीछे पढ़ा दिए जाते हैं टॉपिक बेटा, इसलिए बाद के टॉपिक ये खूब जल्दी जल्दी एक दिन में 4 4 5 5 टॉपिक खत्म हो जाते हैं, सब पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो ये भौगोलिक संरचना के भौगोलिक कारक हो गए। अब एक और बात आती है इसमें, कृषिगत कारक आते हैं, कृषि कारक आते हैं, फसलगत कारक आते हैं। तीसरे नंबर पर मैं लिख सकता हूँ फसलीय कारक या कृषिगत कारक आते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब देखो सूखे के कई प्रकार मैंने बताया, जैसे मौसमी सूखा है तो फसलगत सूखा भी बताया, फसलगत सूखा भी बताया। यहाँ पर फसलीय सूखा या कृषि सूखा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है। सबसे पहला बिंदु आता है गलत फसल का चयन। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये कौन सी बात हुई ना? अब मान लो पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम हो रही है और वहां आपने धान उगाना शुरू कर दिया, चावल जिसको कहते हो, निश्चित रूप से सूखे की चपेट में आ जाएगा, निश्चित रूप से सूखे की चपेट में आ जाएगा। बड़ी बड़ी गंभीर सी बात। इसलिए प्रकृति भी कहती है कि यहाँ ऐसे क्षेत्रों में उन फसलों का ही उत्पादन करें जिनको जल की आवश्यकता कम हो, जिसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। शब्द क्या मैं बोल रहा हूँ? ड्राई लैंड फार्मिंग। जहां बारिश नहीं है वहां पर क्या करना चाहिए? शुष्क कृषि करनी चाहिए, जिसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। जस्ट वेट, जस्ट वेट। ड्राई लैंड फार्मिंग, फार्मिंग नहीं फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना, शुष्क कृषि करना। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली के साथ साथ लंबा फसल वर्धन काल। बोलोगे आप ये क्या है सर? अभी समझाता हूं बेटा। वर्धन मतलब फसल को बढ़ने के लिए उपयोगी समय। गांव में अगर आप किसान के बेटे हैं बेटा या किसानी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप सुनोगे कि हमेशा कहने को ये मिलता है, सुनने को मिलता है कि धान की ये वाली वैरायटी 90 दिन में तैयार हो जाती है, ये वाली वैरायटी 100 दिनों में तैयार होती है, ये वैरायटी 110 दिनों में या 20 दिनों में तैयार होती है, ये वैरायटी 130 दिन से ऊपर का समय ले लेती है। वह क्षेत्र जहां वर्षा की कमी है, वर्षा का अंतराल कम है, वहां अगर लंबे वर्धन काल वाली फसल बोई गई तो
सूखे के चपेट में आ जाएगी। वहाँ कैसी फसल बोली बोई जानी चाहिए जिसका लघु वर्धन काल हो, नहीं तो फसल सूखे के चपेट में आ जाएगी। तो लघु वर्धन काल वाली फसल को बोया जाना चाहिए, बोया जाना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर फिर आता है अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली। अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली। अब आप बोलोगे ये सर क्या है अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली? जो हम लोग करते हैं वही है अवैज्ञानिक प्रणाली। जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर है उसे वैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली मानते हैं, पर जो हम उपयोग करते हैं या वैज्ञानिक है, गलत है। कैसे? जब तक जमीन में पानी है तो हमने नलकूपों से सोख लिया, अब भूमिगत जल सूख गया, अब क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। उसको बचा रहने दो भाई, उसकी बूंद बूंद का उपयोग करो। जरूरत क्या है कि उसकी बूंद बूंद का उपयोग करो, उसे तहस नहस मत करो, उसको बर्बाद मत करो। तो अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली भी मतलब भूमिगत जल का अतिदोहन इसमें आता है। गलत सी बात है, वो सूखा क्षेत्र बना देगा। तो नेक्स्ट एक नंबर पर और लिख सकते हैं इसमें गलत मृदा प्रबंधन। गलत मृदा प्रबंधन। अब आप जानते हैं कि गर्मियों में फसलें कट गई, मिट्टी पर एकदम सूर्य की किरणें पड़ रही तो मिट्टी की आर्द्रता खत्म हो गई। वैसे भी नई रिपोर्ट यूएनसीसीडी की है, यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मरुभूमिकरण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती है। तो यूएनसीसीडी की रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रभाव से मिट्टी लगातार सूखती जा रही है। और इतने पर भी अगर हमने मृदा का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, इतने पर भी अगर मृदा का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, मतलब मिट्टी को खुला छोड़ दिया, जबकि चाहिए कि जब फसल कट जाए तो मिट्टी को किसी फसल अवशेष से ढक दे, जिसे मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग कर दें, स्टबलिंग कर दें। स्टबलिंग का मतलब होता है फसलों के डंठल खड़े रहने दें। तो इन सबसे मिट्टी का बचाव होता है। तो गलत मृदा प्रबंधन होगा तो निश्चित रूप से फसलों को नुकसान होगा। एक बच्चे ने कहा तीसरे बिंदु को बता दे। तीसरे बिंदु में मैंने ये कहा है कि सिंचाई करिए, सिंचाई को मना नहीं कर रहा है, पर सिंचाई वैसे करिए जिसमें पानी कम लगे और फसलों की जरूरत के हिसाब से पानी मिल भी जाए। हम लोग पानी पर्याप्त मात्रा में बहा देते हैं जो कि वाष्पित हो जाता है और फसल उपयोग भी नहीं कर पाती। तो जब फसल उपयोग ही नहीं कर रही तो सिंचाई का क्या मतलब? उसे कहते हैं अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली, है ना? ऐसा करते हैं बेटा। तो ये फसल। फिर लास्ट आता है मानवीय कारक, चौथे नंबर पर आता है डायरेक्टली मानवीय कारक। अब इन सब में भी मानव जुड़ा हुआ है, पर फिर भी इन सब में मानवीय कारक एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड फैक्टर लास्ट आता है, जिनमें 3 की भूमिका आती है। सबसे पहले हम लोग जो निर्वनीकरण करते हैं, निर्वनीकरण, पेड़ों को काट रहे हैं लगातार। दूसरे नंबर पर खूब मात्रा में पशुओं की चराई है, तो पशुचारण की क्रिया। पशुचारण से पशु क्या करते हैं? नए नए जो पौधे तैयार हो रहे होते हैं उन्हें खा जाते हैं, तो वनाच्छादन हो ही नहीं पाता, वनों का विकास हो ही नहीं पाता। और तीसरे नंबर पर आता है ढाल परिवर्तन। ढाल परिवर्तन में सबसे अच्छा उदाहरण अरावली है। ढाल परिवर्तन, ढाल परिवर्तन, ये सब सूखे के मुख्य कारण हैं, मुख्य कारण है। पर जब बात यहाँ आती भौगोलिक कारकों में, ढाल लिखा, चट्टान संरचना लिखा, तो यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। वृष्टि छाया प्रभाव को भी आप लिख सकते हैं। वृष्टि छाया प्रभाव भी सूखे का कारण बनेगा। तो एक कारण और लिख सकते हैं, चौथा कारण महाद्वीपीयता प्रभाव। महाद्वीपीयता प्रभाव। महाद्वीपीयता प्रभाव क्या है कि जब सागर से पवनें चली महाद्वीप की ओर, अंदर की ओर, तो धीरे 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 जाती हुई अंदर की ओर सूखती चली जाती है, क्योंकि किनारे से वर्षा करना शुरू की तो अंदर तक उनके पास बारिश के लिए पानी की कमी हो जाती है। उसे कहते हैं महाद्वीपीयता प्रभाव, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। और वृष्टि छाया प्रभाव तो आप देख ही रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट किस तरह से वृष्टि छाया प्रभाव लगाता है। तो दुनिया भर में जो सूखे पड़ रहे हैं, सूखे में मूल रूप से ऐसा नहीं कि इसके अलावा कारक नहीं है, पर मैंने जानबूझकर इनको 3-4 बिंदुओं में लिखा कि आपके पास 10-12 बिंदु ऐसे हो जाएं कि अगर इसी विषय बिंदु से मेंस में कभी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इस प्रश्न का जवाब भली भांति प्रकार से दे सके। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? ये है बेटा, ये ओके। तो ये है सूखे के कारक, सूखे के कारण, सूखे के कारण। ठीक है, तो फिर अब बारी आती है भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो हेडिंग देंगे सभी, भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र, भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र। ड्रॉट प्रोन एरियाज, यहां से बेटा वॉल्यूम पर्याप्त है, फुल वॉल्यूम करवा दिया है, फुल वॉल्यूम करवा दिया। ढाल परिवर्तन कैसे प्रभाव डालता है वो समझा दीजिए, पक्का समझो, पक्का। ढाल परिवर्तन देखो, जैसे मान लो कि कहीं पर्वतों के ऊंचे ऊंचे ढाल थे, मान लो ऐसा कोई ऊंचा ढाल था। अब इस ढाल में पवनें आती थी, रुकती थी, ऊपर की ओर पवनों का आरोहण हुआ, जब ऊपर उठा तो हवाएं ठंडी हुई, हवाएं ठंडी हुई तो संघनन हुआ, बादल बना, वर्षा कर दी। पर धीरे धीरे हमने इसको पर्वतों के ढाल को कम कर दिया, पर्वतों का माइनिंग कर ली, खनन कर लिया, पर्वतों के ढाल नीचे हो गए। ये पवन आई, टकराई, पर इससे टकरा कर इधर की ओर चली गई, ये लो वर्षा नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ढाल परिवर्तन का ये प्रभाव पड़ता है बेटा, ये प्रभाव पड़ जाता है। क्लियर हो गया बेटा, समझ लिया? ये भी इनका विस्तार करके नहीं लिखना बेटा, इतना ही लिखना जितना मैंने समझा दिया, बस इतना ही। इतना लिखने का भी स्कोप होता नहीं है बेटा, जितना मैंने एक एक लाइन 10-10 शब्दों का, जितना मैंने बोला सबके बारे में 10-10 शब्दों का विस्तार। अब समझो 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में 10-10 शब्द लिखोगे, 120 पॉइंट आ गया। यही
इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के पास बाद कंक्लूजन लिखना है, 150 शब्द हो गए, है ना, 150 शब्द हो गए। और वैसे भी आप नोटिस करना, जब भी मेंस का प्रश्न पूछता है, मैंने मेंस के पहले दिन प्रश्न पढ़ के बताया ना बेटा आप लोगों को, मेंस का जब भी प्रश्न पूछता है, ये मूल रूप से मेंस का सेक्शन है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया अलग बात है, पर ये मूल रूप से मेंस का सेक्शन है। तो जब भी प्रश्न पूछता है तो 2-3 चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है, तो इस पक्ष को लिखोगे, फिर नेक्स्ट पक्ष को लिखोगे। तो ऐसे लिखने के क्रम में ना बेटा कई चीज़ें जब जुड़ती है तो इतनी ही बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। निर्वनीकरण को भी समझा दीजिए, बिल्कुल समझ लो बेटा। देखो पेड़ों को काट दोगे तो वाष्पन की क्रिया कम होगी, क्योंकि पेड़ होते हैं तो वाष्प होती है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे पेड़ होते हैं ना तो उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, तो वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता होती है, तो आर्द्रता ही तो चाहिए बरसने के लिए। अब पेड़ काट दिया, पेड़ है ही नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम पड़ गई। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम है तो वायुमंडल भी सूखा है, तो किसका संघनन होगा, किसका बादल बनेगा, कहाँ से वर्षा होगी? ठीक है, इसलिए निर्वनीकरण कर दिया तो बारिश कम होने लगती है, बारिश कम होने लगती है। ठीक है ना, तो ये कारण है। तो फिर बारी आती है सूखा प्रभावित क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो चलो अब इसमें कुछ एक आध दो बिंदु ऐसा है जो लिखा दूं आपको। आफ्टर दैट पहले एक पैरा लिखा देता हूं, आफ्टर दैट क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को डिटेल में बिंदुवार बता दूंगा। तो लिखें पहले ही, अब नीति आयोग अब हो गया, पहले योजना आयोग था, जबकि मैं बात इसमें लिखा रहा हूं जिसने कहा था इस विषय के बारे में। ठीक है, लिखें भारतीय योजना आयोग ने, भारतीय योजना आयोग ने वर्षा परिवर्तनीयता, वर्षा परिवर्तनीयता या वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत के सूखा संभावित, बिल्कुल मैप बनवाएंगे बेटा, इसमें मैप बनवाएंगे, ठीक है ना। भारत के सूखा संभावित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जैसे यदि किसी भौगोलिक प्रदेश में औसत वर्षा की मात्रा से, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर नहीं, 25%, औसत वर्षा से 25% वर्षा की कमी आ जाए, तो उसे सूखा संभावित क्षेत्र कहते हैं, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो पुनः 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व का हिस्सा, बीच से रेखा खींच दो, पूर्व का हिस्सा भारत में 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व का हिस्सा आर्द्र कृषि प्रदेश कहलाता है, लेकिन पश्चिम का हिस्सा उपार्द्र कृषि क्षेत्र, उप आर्द्र को जोड़ देना है, उपार्द्र कृषि क्षेत्र होगा, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो उपार्द्र कृषि क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा भारत में सूखा प्रदेश का निर्धारण करती है, भारत में सूखा प्रदेश का निर्धारण करती है, सूखा प्रदेश का निर्धारण करती है। अब इसके लिए एक मैप बनाता हूं बेटा, ठीक है ना। उसमें मैप में भी ये बात कैसे दिखाई जा सकती है, उसे कुछ ऐसा देखो, जैसे मान लो कि ये भारत का मैप है, दिस वन, दिस वन, ये भारत का मैप आपके सामने है, ठीक है। अब देखो इसमें एक रेखा पहली मैं खींच रहा हूं, दिस वन, ये 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो इसके इधर का क्षेत्र होता है आर्द्र और इसके इधर का क्षेत्र होता है उपार्द्र। पहले तो ये लाइन, अब दूसरी लाइन देखो, ये वाली रेखा देखो, इधर इसके इस भाग से गुजरती है ऐसा कुछ एक रेखा जो 75 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा है। तो ये इधर वाला जो क्षेत्र होता है वो सूखा अप्रभावित है, इधर का जो क्षेत्र है वो बेसिकली सूखा प्रभावित है। इसी में पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र भी आ जाता है। ऐसा आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ऐसा मोटे मोटे तौर पर,
ठीक है। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे? भारत में सूखा प्रदेश को 2 वृहद एवं 8 लघु क्षेत्रों में बांटा गया है। 2 वृहद एवं 8 लघु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक। अब सबसे पहली बात आता है कि वृहद क्षेत्र कौन से? 2 वृहद। तो पहला वृहद सूखा प्रभावित क्षेत्र। वृहद के अंतर्गत वृहद सूखा संभावित क्षेत्र, इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, जिसमें से एक है उत्तर पश्चिम चतुर्भुज क्षेत्र है, और दूसरा नंबर आता है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। अभी जो उत्तर पश्चिम चतुर्भुज है उसके बीच कौन सा आता है, मैं बताऊंगा कहां से कहां। और दूसरे नंबर पर जो लघु क्षेत्र है, लघु सूखा संभावित क्षेत्र, इसमें 8 क्षेत्रों की मैंने बात की। 8 क्षेत्रों की बात मैंने की है। अब कौन से 8 क्षेत्र हैं? तो पहला गारो खासी, तो खासी पहाड़ी है ना, जहां मासिन राम चेरापूंजी लिखा है, तो खासी पहाड़ी का क्षेत्र सूखा संभावित है बेटा। दूसरे नंबर पर छोटानागपुर पठार में जो पलामू पठार है, तो पलामू पठार चूना पत्थर जहां से उत्पादित होता है, तो पलामू पठार का क्षेत्र है, सूखा संभावित में आता है। तीसरे नंबर पर एक एक करके ऐसा है, जो ओडिशा का कालाहांडी का क्षेत्र है, तो कालाहांडी ये सूखा संभावित है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा वाला क्षेत्र है, तो रायलसीमा में जहां पर पेन्नार नदी बहती है, पेन्नार का नाम अब पेन्नेरू हो गया है, तो पेन्नेरू नदी बेसिन का क्षेत्र ये सूखा संभावित में आता है। 4 ये हो गए। 5वें नंबर पर तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर पठार है, तो कोयम्बटूर पठार भी सूखा संभावित क्षेत्रों में आता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट 6वें नंबर पर हमारा कच्छ का रण तो है ही है, कच्छ का रण है। 7वें नंबर पर रोहिल खंड का मैदान है, और लास्ट 8वें नंबर पर कुमाऊं पहाड़ी है बेटा, कुमाऊं पहाड़ी। ये 8 मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पूरा सूखे पड़ जाता है, लघु, इसीलिए लघु सूखा संभावित क्षेत्र है, ये लघु सूखा संभावित क्षेत्र। अभी जो उत्तर पश्चिम चतुर्भुज आता है, ये वाला बेटा, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, उत्तर में जालंधर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर, दक्षिण में अहमदाबाद से लेकर पूर्व में मिर्जापुर के मध्य का ये क्षेत्र। सच्चाई ये है, सही ये है कि इसको बढ़िया से मैप में दिखाएं। तो बढ़िया से कैसे मैप में दिखा सकते हैं? फिर से एक मैप बनाएंगे भारत। खूब मैप की प्रैक्टिस कर लिया करो बेटा, खूब मैप की प्रैक्टिस। जितना मैप की प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने इंप्रूव होंगे, बाकी नहीं करोगे तो बेटा फिर कौन क्या कर सकता है बताओ। छात्र शक्ति तो वैसे भी इतनी अपने आप में ताकतवर होती है कि कोई क्या करेगा। जब हमें अपनी बर्बादियों की पटकथा स्वयं लिखनी होगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा कि आपको बचा सके, कोई ताकत नहीं। अरे माता पिता तो बचा नहीं पाते यार, दम किसकी है कि जब हमें खुद बर्बाद होना है तो फिर दम किसकी है कि हमें बचा सके। ओके, समझो। सबसे पहला जो फर्स्ट वृहद सूखा संभावित क्षेत्र में पहला वाला हिस्सा आता है, ये पंजाब का आता है जालंधर, यहां मैंने लिख दिया जे। राजस्थान का आता है जैसलमेर, गुजरात का आता है अहमदाबाद, और बुंदेलखंड पठार के आसपास आता है मिर्जापुर। ये भारत का ये सबसे ज्यादा सूखा संभावित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा सूखा संभावित। जालंधर, जैसलमेर, अहमदाबाद से लेकर मिर्जापुर के मध्य का क्षेत्र। अब दूसरे नंबर पर सूखा संभावित क्षेत्र की बारी आती है। तो दूसरे नंबर पर यहां पर पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र का ये हॉकी स्टिक जोन आता है बेटा, इसको कहते हैं हॉकी। देखो ये हॉकी की छड़ी की तरह दिखता है, हॉकी स्टिक जोन ऑफ वेस्टर्न घाट रेन शैडो एरिया। आज जो धीरे धीरे बनने लगेगा बेटा ऐसा ही मैप। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस में ऐसा नहीं बन रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप मुझसे भी अच्छा बनाओगे, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा काम करोगे। नहीं शाहिल नहीं आना बेटा, अभी कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं है। नहीं अभी शाहिल आने की जरूरत नहीं, शाहिल दुबे, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, कोई ऐसा इरादा नहीं है बेटा। ठीक है, चलो अब तीसरे नंबर पर आते हैं। ये तो वृहद सूखा संभावित क्षेत्र हो गया। अब लघु सूखा संभावित क्षेत्र, सबसे पहले खासी पहाड़ी का क्षेत्र दिखाया, दूसरे नंबर पर पलामू पठार दिखाया,
तीसरे नंबर पर काला हांडी दिखाया, चौथे नंबर पर पेन्नेरू घाटी दिखाया, पांचवें नंबर पर कोयम्बटूर पठार दिखाया, छठवें नंबर पर कच्छ के रन को दिखाया, सातवें नंबर पर रोहिलखंड को दिखाया, आठवें नंबर पर कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र को दिखाया। एकदम वैसे ही नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लिखाया हूं उसको वैसे ही इंडिकेट किया। मैप बना रहे हैं तो आप यहां लिख देंगे भारत के सूखा संभावित क्षेत्र, यहां मैप लिख देंगे नॉट टू स्केल। हमेशा मैप को ऐसा कर देते। अलग चौधरी अच्छे नंबर है बेटा, अच्छे नंबर है। ठीक है, बन गया मैप सभी का। अभिषेक अभी ठीक है बेटा, ना हो गया। सर चतुर्भुज का नाम फिर से बोल देता हूँ, जैसे जाला, जैसलमेर, अहमदाबाद, पाकिस्तान वाला जोन। अभिषेक अभी वेलकम बेटा। अमिश है, बिल्कुल पढ़ सकते हो अमिश। मुमताज ठीक है बेटा। नम्रता पूरा पढ़ा हुआ बेटा, इंडियन फिजियोग्राफी लिखना कुछ भी बोलना है कि जैसे कुमार शानू जी को मैं एक दिन सुन रहा था कंसर्ट, वो सुना मोर हुए, बोले वंस मोर, मैंने विरोध किया, सुना दिया, फिर बोले थोड़ी देर बाद एक आदमी रिवॉल्वर निकाला मेरे लिए गाएगा, कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा पढ़ाऊंगा बेटा, आप लोग ध्यान से, आप लोग बस कुछ मत पढ़ना, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होगी। अब ये तो सूखा हो गया, सूखा से अब प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत सरल है, अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे। सूखे का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहला अर्थतंत्र पर, अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थतंत्र पर, ठीक है, अर्थतंत्र पर प्रभाव, अर्थतंत्र पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात एकदम सीधी सी बात, खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगी, सीधी सी बात। दूसरी बात, ये खाद्यान्न उत्पादन में जैसे गिरावट आई, कमी आई, गिरावट आई, कृषि आयात बढ़ेगा। तीसरी बात, कृषि आधारित उद्योग समाप्त हो जाएंगे, जितना भी कृषि आधारित आर्थिक क्रिया है सब तहस नहस हो जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पेयजल संकट है तो पशु संसाधन में भी गिरावट आएगी, पशु संसाधन में गिरावट, अरे भाई जानवर मरने लगेंगे, तो पशु आधारित उद्योग भी ठप पड़ जाएंगे, पशु आधारित उद्योग ठप पड़ जाएंगे, अर्थतंत्र पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब ये सब हुआ तो इसका सीधा सा प्रभाव है समाज पर, तो क्या लिखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। सीधा सीधा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ढेर सारे बिंदु लिखाऊंगा। सबसे पहली बात, लोगों में गरीबी आ जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, निम्न प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, लो पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, क्या हो गया, देखो ये सब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपसे यहाँ कनेक्ट हो सकता हूँ, इसमें ये सब टूल होता है, और इसके उपयोग करने की क्या ज़रूरत है, तो बाहर भूखमरी है, लो पर कैपिटा इनकम, देखो एक दो बार बता देता हूँ, फिर भी बच्चे तो पूछेंगे सर क्या लिखा है, बार बार, लो पर कैपिटा इनकम,
लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, इसका मतलब अब निम्न प्रति व्यक्ति आय तो अब लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लोग उपाय क्या खोजेंगे? उपाय खोजने के क्रम में लोग क्या करेंगे, कर्ज का बोझ हो जाएगा, लोग कर्ज लेंगे, कर्ज का बोझ उठाएंगे, कर्ज कर्ज में फंस जाएंगे, कर्ज में फंसेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, भूमि गिरवी रखेंगे, अपनी संपत्ति गिरवी रख देंगे, सोना चांदी आदि भी गिरवी रख देंगे, पर भोजन तो चाहिए उन्हें। भूमि निजी संपत्ति को गिरवी रखेंगे, गिरवी कर देंगे या उनकी बिक्री कर देंगे, बिक्री कर देंगे। क्योंकि इसका उत्पादन हो ही नहीं रहा तो खाद्य मुद्रास्फीति होगी, खाद्य मुद्रास्फीति आ जाएगी, खाद्य मुद्रास्फीति आ जाएगी दोस्तों, खाद्य मुद्रास्फीति आ जाएगी। और बात करें तो एक बड़ी बात है कि पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी। पशु बेचारा क्या खाएगा, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी। अभी और भी लिखना, लोग चोरी करने लगेंगे, डकैती करने लगेंगे, छीना झपटी करने लगेंगे, चोरी डकैती ये सब शुरू हो जाएगा। लोग भोजन एवं जल के तलाश में मानव एवं पशु प्रवास होगा, मानव एवं पशु प्रवास आ जाएगा। भोजन एवं जल की तलाश में मानव एवं पशु प्रवास आ जाएगा। बिल्कुल अपराध बढ़ जाते हैं बेटा, चोरी डकैती, सामाजिक अपराध आप लिख सकते हो, सामाजिक अपराध बढ़ जाएंगे। इन सब का क्या होगा, तनाव होगा जीवन में, कुंठा होगी जीवन में, अवसाद ग्रस्तता आ जाएगी, मानव जीवन में तनाव, कुंठा, अवसाद ग्रस्तता आदि आ जाएगी। एक बच्चा पूछ रहा खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति मतलब खाद्यान्न जो भी पदार्थ हैं, गेहूं चावल आदि, इनके मूल्य में वृद्धि आ जाएगी। अंतिम परिणति होगी कि मानव जीवन एवं पशुधन मृत्यु की ओर अग्रसरित होगा, मृत्यु की ओर। कुछ लोग स्वयं फांसी लगाएंगे, खुद ही मरने लगेंगे, खुद ही। कुछ लोग पूछ रहे तनाव क्या है, कुछ लोग कहते हैं कुंठा क्या है, कुछ लोग पूछ रहे हैं अवसादग्रस्तता क्या है। बड़े ही भूले हो बेटा बच्चे, आप लोग सब कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जानते। आर्थिक क्रिया में यहाँ एक और चीज मैं लिख सकता हूँ कि आर्थिक क्रिया के पक्ष में ही, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे थे तो एक आध और पक्ष में, जैसे आप यहाँ एक आध और पक्ष जोड़ देते हैं कि एक बात तो हुई मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, तो लिख दिया नीचे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। बैंकों में जो लोग कर्ज लेने के बाद बैंकों के कर्ज लौटाते हैं तो नहीं लौटा पाएंगे, तो एनपीए बढ़ जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कहती है, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, मुद्रास्फीति और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बढ़ेगा बेटा, ये बढ़ेगा। जल विद्युत उत्पादन आदि में कमी आएगी तो ऊर्जा उत्पादन में कमी आएगी, ऊर्जा उत्पादन में कमी आ जाएगी, ये भी होगा। कितने बिंदु चाहिए बताओ, कितने बिंदु चाहिए, लिखा दिया खूब दबा के। अब कहोगे सर पारिस्थितिक समस्याएं भी आएंगी, बिल्कुल। तो अब तीसरे नंबर पर आता है मूल पारिस्थितिक समस्याएं, पारिस्थितिक समस्याएं, ठीक है, पारिस्थितिक समस्याएं। पारिस्थितिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या आती है मृदा गुणवत्ता ह्रास। दूसरे नंबर पर आता है कि सतही एवं भूमिगत जल में कमी। तीसरे नंबर पर आता है जैव विविधता हानि होगी। चौथे नंबर पर आता है मरुभूमिकरण होगा, बंजर हो जाएगी जमीन, बंजर हो जाएगी जमीन, बंजर हो जाएगी।
बंजर हो जाएंगे। बिल्कुल डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा बेटा, निशा वर्मा बिल्कुल बढ़ेगा, रवि मौर्य कोई बात नहीं, अंजलि ठीक समझ रही बेटा। गुणवत्ता के बाद ह्रास लिखा है, कमी, गुणवत्ता में कमी, ह्रास शब्द हटा दो, कमी लिख दो, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये पारिस्थितिक समस्या है दोस्तों। सामाजिक समस्या और पारिस्थितिक समस्या का एक अंतिम परिणति होती है, अंतिम परिणति बता रहा हूं कि गृह युद्ध छिड़ जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सूडान। युवराज सूखे को रोकने के उपाय नहीं है, प्रबंधकीय उपाय हैं, तो बताएंगे ना बेटा, एक बात खत्म हो जाएगी तब दूसरी बात कर पाएंगे। रंजीत साकेत कब तक क्लास चलेगी? 7:30 तक बेटा। पलक चौधरी जी बेटा आपने पूछा है तो बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्यों बताता, छोड़ देता, और आप पूछोगे तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अंतिम परिणति किसमें होगी? गृह युद्ध में होगी। और एक पारिस्थितिक समस्या में लिखा हूं, टिड्डियों के बारे में सुना है बेटा? टिड्डियों के बारे में एकदम अंतिम परिणति में सब होता है, एकदम लास्ट लास्ट में ये सब भी हो रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या होती है, लाइज जिनको कहते हैं। टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है, और कीड़ों का समूह होता है टिड्डी, तो टिड्डियों का प्रकोप, टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाता है, लाइस की समस्या बढ़ती है। बिलियंस बिलियंस की संख्या में एक साथ टिड्डी जाते हैं, नष्ट कर देते हैं फसलों को। कुछ बच्चों ने पूछा है सूडान क्या है? सूडान पता नहीं क्या है बेटा, मैंने नकल किया था तो लिख दिया। सूडान क्या बोलूं, बिल्कुल टिड्डी दल का आक्रमण यही है, बिल्कुल पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, यह है सूखे की समस्या। तो अब सूखे की समस्या, तो इसका प्रबंधकीय उपाय क्या हो सकता है? बड़ा सरल है दोस्तों, जो समस्या है उसका समाधान करना है। तो अब लिखें सूखा आपदा प्रबंधन, तो प्रबंधकीय उपाय करना है, प्रबंधकीय उपाय करना है बेटा। सूखा आपदा प्रबंधन। एक बच्चा बोला कि सूखा एक चिड़िया, ठीक है बेटा, जो समझो सूडान। ठीक है, मनप्रीत इनको कुछ पता नहीं, पढ़ने के बाद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता। युवराज ने भी ठीक लिखा है, सूडान एक पेड़ है जो सूखे में लगाया जाता है। ठीक है, प्रबंधकीय उपाय में सबसे पहला प्रबंधन होता है जल प्रबंधन, दूसरा प्रबंधन होता है खाद्य प्रबंधन, खाद्य प्रबंधन, तीसरा प्रबंधन होता है चारा, पशुओं के लिए चारा होना चाहिए, चारा प्रबंधन, चौथा प्रबंधन होता है मृदा प्रबंधन। ये चार मुख्य प्रबंधन है दोस्तों, चार मुख्य प्रबंधन। शिवा तिवारी, अरे बेटा क्या बोले, ठीक है, यहां पर चलो, ये चारों प्रबंधकीय उपाय बहुत जबरदस्त, और चारों प्रबंधकीय उपाय में सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज पहले तो इनकी बर्बादी को रोकना, सबसे पहला बर्बादी को रोकना, सबसे पहला काम है पानी की बर्बादी को रोकना, खाद्यान्न की बर्बादी को रोकना, चारे की बर्बादी को रोकना, मिट्टी की बर्बादी को रोकना। बर्बादी के रोकने को ही आप कहते हैं इनका संरक्षण, संरक्षण करें, सबसे पहला काम तो इनका संरक्षण करना, पहला काम करना पड़ेगा संरक्षण करना। दूसरा काम करना पड़ेगा, संरक्षण चलो कर दिया, दूसरा काम करना पड़ेगा, अगर कमी है तो बफर स्टॉक बनाना होगा। मिट्टी का बफर स्टॉक नहीं बनता है, ऊपर के तीन का, अगर कमी है तो बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा, या आपूर्ति व्यवस्था तय करनी होगी। आपूर्ति व्यवस्था, किसकी आपूर्ति? खाद्यान्न की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति तय करनी होगी। भारत सरकार ने जोधपुर में काजरी नामक एक संस्था खोली है,
काजरी नामक एक संस्था है जो सूखा आपदा प्रबंधन पर समर्पित है, काम करती है। ठीक है। 5वें नंबर पर होता है स्थानीय रोजगार सृजन करना होगा, क्योंकि रोजगार खत्म हो चुका होगा, रोजगार सृजन करना होगा, लोगों के पास काम हो सके। लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, लोगों के पास काम ही नहीं होगा। मृदा प्रबंधन में वही मृदा का मल्चिंग करना होगा, स्टबलिंग करना होगा, मृदा अपरदन को रोकना होगा। बिल्कुल अकाल से शिवानी जुड़ा हुआ। कल तो नहीं, परसों जो लास्ट क्लास थी उसमें अकाल मैंने बताया था अकाल क्या कहलाता है। अकाल मरुस्थलीकरण सब, यही सूखे के साथ ही अकाल मरुस्थलीकरण सब आप पढ़ते जा रहे हो। पढ़ाने की अपनी विशेषता है कि एक टॉपिक के साथ कई टॉपिक आपके जुड़ जाते हैं। मैं तो छोटे छोटे टॉपिक थे 2-2 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजों को जोड़ दे रहे हैं ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। अब इन सब चीजों के लिए, इन चीजों के लिए पीडीएस सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो होती है, पीडीएस की बड़ी भूमिका होगी। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है उसकी बड़ी भूमिका होती है। अरे तालाब जलाशयों का निर्माण से कुछ नहीं होता बेटा, पानी आ ही नहीं सकता है, क्या करोगे। यस, सॉइल मैनेजमेंट में होता है मिट्टी के अपरदन को रोकना है, मिट्टी से हो रहे वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन को रोकना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन एंड फेमिन। ये टॉपिक था दोस्तों आपका, ये टॉपिक था। समझ गए मेरी बात? नहीं, ये टॉपिक था। तो इसी के साथ सूखा समाप्त, सूखा समाप्त। तो देखो फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अब इनसे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु रहेंगे, तो असंख्य बिंदु रहेंगे, इनफाइनाइट। शमीरा फिरदौश पॉसिबल नहीं है बेटा, उस सब चीज के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें चाहिए। जितेंद्र कुमार, जल्दी आना भी और जल्दी चला जाना दोनों उसका परिणाम ही है। महेंद्र मुजावत, तो अच्छे विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है, विद्यार्थी अच्छे हो तो शिक्षक बेहतर हो जाता है बेटा। विद्यार्थी अगर विलक्षण प्रतिभा के धनी हो तो दुनिया को ही विलक्षण बना देते हैं। पीडीएस यहाँ नहीं पढ़ा जाता शिवानी, इकोनॉमी में पढ़ते हो। अब देखो जैसे भूकंप टॉपिक एक है, यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ भूकंप, ये टॉपिक यहाँ भूकंप नहीं पढ़ा जाता, भूकंप पढ़ा जाता है, ध्यान रखना बहुत विस्तार से मैं पढ़ाता हूँ, भू आकृति विज्ञान में पढ़ाता हूँ और सब पढ़ा देता हूँ, भूकंप के प्रभाव आदि सब कुछ। अब कुछ बच्चे बोले सर मैंने नहीं पढ़ा, तो पढ़ाऊंगा बेटा, कौन सा भी आप एग्जाम तुरंत दे रहे हो। अंचल मध्य एशिया, क्या करोगे बेटा नंबर लेकर। सबसे बड़ी चीज़, हमको स्टूडेंट को नंबर देने में दिक्कत नहीं होता, आप लोग मैनेजमेंट की चीज़ें पूछने लगते हो और मैनेजमेंट की चीज़ें हमसे पता नहीं होती है। टीचर से अगर बच्चा केवल अपनी पढ़ाई को लेकर बातें करे तो अपना फ़ोन नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं। पर बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बातें शेयर नहीं करते टीचर से, बल्कि अन्यथा तमाम, सर मेरी ये क्लास नहीं चल रही, मेरी वो क्लास नहीं चल रही, सर ऐसा है वैसा है। सच्चाई ये है कि मैनेजमेंट की बातें हम लोगों को पता नहीं होती बेटा, बच्चे मानते, कितना भी समझाओ बच्चे मानते नहीं, कभी मानते नहीं। मैं तो दोस्तों सच बताऊं कि विद्यार्थियों के लिए इतना हमेशा तत्पर रहता था, पर धीरे धीरे ऑनलाइन कक्षाओं से ना अब मन भरता जा रहा, कि मुझे तो ऐसा लगता था कि चलो पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया। अरे सच कहता हूँ बेटा, ऐसा लगता था कि मेरे रक्त का मेरे मेरे शरीर के रक्त की बूंद बूंद भी पीना चाहो पी जाओ, पर पढ़ जाओ, ऐसा लगता था, इतना पढ़ा दिया, इतना कर दिया आपके लिए। पर बच्चों की नादानियां नहीं कहेंगे दोस्तों, बच्चों की दुष्ट धार्मिकताओं ने एकदम मन को झकझोर दिया है, मन को झकझोर दिया। ये बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, कहाँ से रिजल्ट आएंगे बेटा, कहाँ से, कहाँ से रिजल्ट आएंगे। ओके देखो, अब भूकंप में पढ़ा क्या क्या जाता है, एक बार आपको लिंक करा देता हूँ सिलेबस में। पहले तो भूकंप की आप परिभाषा पढ़ते हो, फिर भूकंप का मापन पढ़ते हो, फिर भूकंप के पैमाने आप पढ़ते हो, पैमाने पढ़ने के बाद भूकंप के कारण पढ़ते हो। कारण में 2 प्रकार के कारण हम लोग पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। फिर कारण के बाद भूकंप के प्रभाव, यहाँ तक की सारी बातें मैंने पढ़ा दी, सारी की सारी बातें पढ़ा दी। इसके बाद केवल एक चीज बचती है, भूकंप छाया क्षेत्र। ना क्षमा चाहूंगा, वो भी पढ़ा दिया। यहाँ पढ़ता है भूकंप जोन, मतलब भूकंप मंडल, भारत के भूकंप मंडल, भारत के भूकंप मंडल, भारत को कितने अर्थक्वेक जोन में विभाजित किया गया है, ये टॉपिक इसका। हाँ ठीक लिख रहे हो बेटा कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाया, यस सर पढ़ा चुके हैं, यस सर पढ़ा चुके, बिल्कुल बेटा पढ़ा चुके, बिल्कुल पढ़ा चुके, बिल्कुल पढ़ा चुके बेटा।
जिन्हें याद है तो ठीक है, जिन्हें याद नहीं हुआ उन्हें बस इतना बताना चाहूँगा, बेटा पढ़ा दिया हूँ। आपको याद नहीं है तो उसमें भी दोष मेरा है। तो दोस्तों मुझे क्षमा करना कि आपको याद नहीं है। बताओ ये मेरा कितना बड़ा अपराध है कि आप ही को याद न रहे, है ना? तो क्या कर सकते हैं इस अपराध के लिए? जिस तरह से एक शिक्षक के लिए माफ़ी आपके लिए हो सकती है, वो आप कर देना माफ़। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, दे देना सज़ा। क्योंकि आप नहीं पढ़ते हो, वो भी गलतियाँ किसकी रहेंगी? शिक्षक की। आपको भूल जाता है, शिक्षक की प्रॉब्लम। हाँ, आप आईएएस बन जाओगे, उसमें ज़रूर कोई शिक्षक की भूमिका नहीं, ठीक है? तो भूकंप ज़ोन की बात आती है। जब भी भूकंप ज़ोनिंग की बात की जाती है तो इसके लिए भारत में भूगर्भिक संरक्षण सर्वेक्षण विभाग भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट विभाग है। ये आइसोसिस्मिक कोफिशिएंट लाइन का निर्माण करता है। आइसोसिस्मिक कोफिशिएंट लाइन। इन रेखाओं के माध्यम से भारत को मूल रूप से पहले तो 5 मंडलों में विभाजित किया जाता था और अब 5 मंडलों के स्थान पर 4 मंडल हो चुके हैं। आखिर वो 4 मंडल कौन से हैं और उनके कारण क्या है, ये पढ़ना है इसमें। बाकी सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है।
ठीक है बेटा, तो लिखो सभी के सभी, भारत में भूकंप आपदा प्रभावित क्षेत्रों को, भारत में भूकंप आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग, भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारा आइसोसीस्मिक, आइसोसीस्मिक, एक शब्द और जोड़ दो, हॉरिजेंटल कोफिशिएंट, हॉरिजेंटल COFFI लिखना पड़ेगा, हॉरिजेंटल कोफिशिएंट लाइन द्वारा 5 मंडलों में विभाजित किया गया, 5 मंडलों में विभाजित किया गया, परंतु वर्तमान में जोन 1 एंड 2, जोन 1 एवं 2 को मिलाकर, जोन 1 एवं 2 को मिला दिया गया है, इसीलिए जोन 1 एवं 2 को मिला दिया गया है, इसीलिए मंडलों की कुल संख्या, मंडलों की कुल संख्या 4 ही प्राप्त होती है, 4 ही प्राप्त होती है। जैसे जैसे जोन 5, 1 2 3 करके लिखेंगे, जोन 5 5वां मंडल लिखें, जहां रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता नहीं, भूकंप का परिमाण लिखेंगे, रिक्टर पैमाने पर भूकंप का परिमाण 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 7.5 से अधिक प्राप्त होता है, भूकंप का परिमाण 7.5 से अधिक प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो लिखेंगे इसके अंतर्गत, एकदम फैक्ट है बेटा, फैक्ट, इसके अंतर्गत हिमालय, दरभंगा मैदान, बिहार का दरभंगा मैदान, दरभंगा मैदान, कच्छ का रण, कच्छ का रण एवं अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं, आते हैं, पूर्ण विराम। अब लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो जोन 4, जोन 4 क्या है, जोन 4 बेटा लिखोगे, जोन 4 में लिखो रिक्टर पैमाने में 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 परिमाण वाले भूकंप का क्षेत्र, परिमाण वाले भूकंप का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हिमालय विवर्तनिक प्लेट, हिमालय विवर्तनिक प्लेट के सन्निकट के क्षेत्र आते हैं, हिमालय विवर्तनिक प्लेट के सन्निकट मतलब समीपी क्षेत्र आते हैं, आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो जोन 3, जोन 3 में लिखोगे, लिखें यह भूकंप प्रभावित एवं अप्रभावित मंडलों के मध्य की, यह भूकंप प्रभावित एवं अप्रभावित मंडलों के मध्य की संक्रमणशील, संक्रमणशील सीमा में अवस्थित क्षेत्र है, संक्रमणशील सीमा में अवस्थित क्षेत्र है, क्षेत्र है, क्षेत्र है, जहां भूकंपीय परिमाण 5.5 से 6.5 का प्राप्त होता है, 5.5 से 6.5 प्राप्त होता है। जैसे कृष्णा नर्मदा, कृष्णा नर्मदा मतलब, हाँ, कृष्णा नर्मदा घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, डेल्टा, लक्षद्वीप, काठियावाड़, काठियावाड़ आदि,
काठियावाड़ आदि, पूर्ण विराम। अब लिखो लास्ट जोन 2, जोन 2। अब जोन 2 में क्या लिखेंगे, लिखो यह प्रायद्वीपीय पठार का केंद्रीय भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठार का केंद्रीय भाग है जिसे जिसे क्रेटॉन के नाम से जानते हैं। यह लगभग भूकंप सुरक्षित क्षेत्र है। यह लगभग भूकंप सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है। अब कैसे, इसके लिए भी एक मैप बनाते हैं बेटा, इसके लिए भी एक मैप बनाते हैं। चलो कैसे मैप बनेगा, सपोज यहाँ आते हैं, आइए बढ़िया से एक मैप बनाते हैं, ठीक है। भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को आप इसमें दिखाना, ठीक है। पढ़ाई की मेहनत दोस्तों इतनी शिद्दत से करना ना, इस सच बताऊं शोर मच जाए कि आपने तो कुछ कमाल ही कर दिया। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें नहीं पढ़ना वो एक काम करना, वो तमाम नुक्ताचीनी में उलझे रहना। उनके लिए बस ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि बस उनका भी जीवन ठीक से कैसे भी चला देना, क्योंकि पृथ्वी में जो जीवित है, जी रहा है, सबको कुछ ना कुछ जीने का तो अधिकार है। सबसे पहला जोन 5 का जो क्षेत्र है, दिस वन, ये जोन 5 है, हिमालय का क्षेत्र। अंडमान निकोबार जोन 5 है, कच्छ का रन जोन 5, बस ये जोन 5। अब जोन 4 में आते हैं, इससे लगा हुआ ये वाला भाग जोन 4 है, ये जोन 4 है। इससे लगा ये भाग जोन 4 है, जोन 4, जोन 4 का हिस्सा है। जो ये प्रायद्वीपीय क्रेटॉन है बेटा, दिस वन मेन, ये जोन 1+2 है, पर अब 1+2 दोनों मिल चुके हैं, 1+2 है। और इसके बाद का जो ट्रांजिशनल क्षेत्र आपको दिख रहा है, दिस वन इज 3, दिस वन इज 3 है। ये ऑल्सो, ये भी 3 में, ये भी 3 में, यहाँ डेल्टा क्षेत्र आदि 3 में। ठीक है, ये अर्थक्वेक जोन। अब एक और इसमें बात लिखनी है, चित्र बना लो फिर लिखाएं। चित्र बना लो। साइड होके ग्राफ बनाती तो अच्छा नहीं बनता मनीषा बेटा, नहीं तो पक्का मैं कोशिश करूँ। साइड होके फिर वो चित्र ना गंदे बनते हैं, मज़ा नहीं आता फिर। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मनीषा, पक्का धीरे धीरे कोशिश करूँगा, धीरे धीरे कोशिश अवश्य करूँगा। नहीं, वर्ल्ड लेवल पे सीमी नहीं पूछेगा, ये सिलेबस जो इसका है वो इंडिया लेवल का बेटा, वर्ल्ड लेवल का है नहीं बेटा, ये इंडिया का नहीं पूछेगा। भारत की आपदाएं सिलेबस में है, ठीक है। बन गया सभी का। तो एक बार और लिखेंगे, एक बात और लिखेंगे, एक छोटा पैराग्राफ कि भारत में द्वितीयक भूकंपों की भी संभावना होती है जिसका प्रमुख कारण, भारत में द्वितीयक भूकंपों की भी संभावना होती है जिसका प्रमुख कारक, जिसका प्रमुख कारण भारतीय प्लेट में अवस्थित, भारतीय प्लेट में अवस्थित भ्रंशों का पाया जाना है, भ्रंशों का पाया जाना है, पाया जाना। जैसे महाराष्ट्र में कोयना नदी है एक, तो कोयना नदी के नाम से महाराष्ट्र में कोयना भ्रंश, महाराष्ट्र में कोयना भ्रंश। गुजरात में, गुजरात में कच्छ, कच्छ क्षेत्र में अल्लाह बंद भ्रंश, ठीक है, दिस अल्लाह बंद या बांध भ्रंश आदि आदि, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है बेटा, बस फिनिश, फिनिश। तो बाकी सब कुछ लिखा जा चुका है, पहले पहले पढ़ चुके हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूस्खलन। भूस्खलन जिसको आप लोग लैंड स्लाइड कहते हैं, लैंड स्लाइड। और भूस्खलन के साथ ही बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको हिमस्खलन, हिमस्खलन भी पढ़ाऊंगा। ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, और जब इसको पढ़ोगे आप तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, जिसको कहते हैं एवलांच, एवलांच कहते हैं। मनप्रीत मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम, और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारे इन अच्छे भावों के लिए। पर कहते हैं ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम। दिव्य चंद्र के बेटा, ओके। भूस्खलन, अब ये क्या है लैंडस्लाइड, पहले तो अच्छे से समझो इसको, इसको समझो लैंडस्लाइड क्या। जैसे मान लो कि एक पर्वतीय भू क्षेत्र है, लैंडस्लाइड बेसिकली एक पर्वतीय भू क्षेत्रों की ही समस्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाली आपदा की ही समस्या है बेसिकली। ठीक है, सामान्यतः प्रकृति का कोई भी अंग एकदम साम्यावस्था में बना रहना चाहता है, एकदम साम्यावस्था में बना रहना चाहता है, वो खटपट नहीं करता। पर जब हमने उसकी साम्यावस्था को तोड़ दिया, साम्यावस्था को तोड़ दिए जाने का मतलब होता है विभंग पैदा कर दिया, तो जैसे साम्यावस्था में हमने हलचल पैदा कर दी, चट्टानों का विन्यास हमने बदल दिया, तो पर्वतों का ऊपरी भूद्रव्यमान, भूद्रव्यमान का मतलब होता है भू पदार्थ, ऊपर जो भी भू पदार्थ है, ऊपरी भू पदार्थ फिसल करके गुरुत्वीय ढाल की दिशा में नीचे की ओर आ जाता है, फिसलेगा। गुरुत्वीय शक्ति नीचे से काम करती, पृथ्वी से काम करती, तो ऊपर से फिसल कर नीचे आता है। तो पर्वतीय भूद्रव्यमान का ऊपरी ढाल प्रदेशों से निचले ढाल प्रदेशों की ओर खिसकना ही बेसिकली लैंडस्लाइड। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर आदि ये सब भरे पड़े हैं, और ये अब खिसक करके नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो दिस वन इज लैंडस्लाइड, दिस वन इज लैंडस्लाइड। बेसिकली लैंडस्लाइड कई प्रकार का होता है, और उन प्रकारों में से एक नाम स्लाइड है, उन प्रकारों में से एक नाम स्लाइड। तो यही बात हम लोग क्या क्या कहेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद हम लोग इसमें दूसरे नंबर पर इसके कारण पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे, प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे। प्रभाव क्या आता है, सिंपल, जब भूपदार्थ नीचे घाटी की ओर आएगा तो जो भी यहाँ पर घाटी क्षेत्र में होगा, मान लो कृषि है उसे तहस नहस कर देगा, अधिवास है उसे तहस नहस कर देगा, सड़क रेल लाइनें नहर हैं उसे तहस नहस कर देगा, नदी एवं नहरें हैं उनमें जमा हो जाएगा और उनके प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा, ये तमाम चीजें, ये तो इसके प्रभाव है। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, तो प्रभावित क्षेत्र के बाद इसमें मेन आ जाता है फिर इसके बाद बचाव के उपाय, बचाव के उपाय मतलब वही प्रबंधकीय उपाय आ जाते हैं, प्रबंधकीय उपाय। तो परिभाषा सबसे पहले आपको क्या लिखनी होगी, अच्छा जो किनारे में मैं ये बात लिखता हूँ ना कि इस टॉपिक में इतने बिंदु बनते हैं, हमेशा लिख लिया करो, ये आपके साइनॉप्सिस फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा बेटा, आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको लिख लेना चाहिए हमेशा। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पर्वतीय प्रदेशों की चट्टानें, पर्वतीय प्रदेशों के, पर्वतीय प्रदेशों के चट्टानी विन्यास में, चट्टानी विन्यास में साम्यावस्था, चट्टानी विन्यास में साम्यावस्था एवं ढाल, एवं ढाल का विभंग, चट्टानी विन्यास में साम्यावस्था एवं ढाल का विभंग भू पदार्थों, भू पदार्थों का ढाल की दिशा में, भू पदार्थों का ढाल की दिशा में संचरण उत्पन्न, संचरण उत्पन्न हो जाता है, संचरण उत्पन्न हो जाता है, तथा तथा गिरिपादीय प्रदेशों पर, गिरिपादीय प्रदेशों पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पूर्ण विराम। अंजलि मुंडवाल, क्या लिखा आपने, मुंडानवाल, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुआ और शुरू हो गया बेटा काम काम। ठीक है, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, 2.5 घंटे पढ़ाने का तो मैंने पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ।
छोड़ के क्लास बेटा, जैसे तुम्हारा मन खत्म करे, तुम्हारा मन ना करे वैसे क्लास छोड़ के तुम चले जाना बेटा, तुम अपना काम कर लेना, आगे की क्लास को कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, जब तुम्हारी मर्जी करे, ठीक है। बस एक तो ये हो गया। अब बात आती है कि भूस्खलन के कारण क्या है, तो लिखो कारण। कारण कारण में पहले प्राकृतिक कारण लिखो, क्या लिखना चाहिए, प्राकृतिक कारण लिखो। प्राकृतिक कारण में क्या क्या लिखोगे, तो पहला बिंदु लिखो अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन। दूसरा कारण लिखो, दूसरा कारण लिखो पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप, पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप। तीसरा कारण लिखो पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में उच्च वर्षा, पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में उच्च वर्षा। तो नेक्स्ट कारण लिखो गिरिपादीय नदियों तथा बांधों आदि द्वारा, गिरिपादीय नदियों तथा बांधों आदि द्वारा, बांधों आदि द्वारा उत्पन्न जलदाब क्रिया, उत्पन्न जलदाब हाइड्रोलिक प्रेशर, उत्पन्न जलदाब क्रिया, जलदाब, जलदाब क्रिया, पूर्ण विराम। ये तो प्राकृतिक कारण हो गए। अब मानवीय कारण लिखना पड़ेगा, मानवीय कारण। बिल्कुल नूतन बेटा, पक्का। ये गॉड, ये गुड। सज रोटी बनाती हूँ, आज थोड़ा लेट बना लेना बेटा, आज थोड़ा लेट बना लेना, बस आज मेरे लिए बेटा, आज थोड़ा सा लेट बना लेना, ठीक है। और पॉसिबल ना हो तो फिर देख लो क्या करना है, कैसा। लिखो मानव जनित क्रियाओं में सबसे पहला माइनिंग एक्टिविटी, खनन क्रिया, माइनिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर पर्वतीय ढालों को काटकर, पर्वतीय पर्वतीय ढालों को काटकर सड़क, रेल लाइन, नहर, सड़क, रेल लाइन, नहर एवं मानव अधिवास बनाना, मानव अधिवास बनाना। तो नेक्स्ट पर्वतीय तलहटी, तलहटी मतलब निचला हिस्सा, पर्वतीय तलहटी की नदियों में, पर्वतीय तलहटी की नदियों में बांध बनाना, बांध बनाना, बनाना, पूर्ण विराम। ये मानव जनित कारण। अच्छा, मानव जनित कारण में एक और कारण लिख दो, निर्वनीकरण, निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण। ये हो गए। तो फिर बारी आती है कि कारण तो ठीक है, इनके प्रकार कितने हैं, प्रकार कितने हैं, तो प्रकारों में आएंगे भूस्खलन के प्रकार। और प्रकार में आता है सबसे पहला फॉल, फॉल, फॉल जिसको बोलते हैं पतन, फॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पतन। लिखेंगे भूद्रव्यमान का लंबवत रूप से नीचे गिरना, भूद्रव्यमान का लंबवत रूप से नीचे गिरना, ठीक है, पतन। ये क्या कहलाता है, ये फॉल कहलाता है। तो दूसरा स्लाइड, स्लाइड का मतलब है वही स्खलन, स्खलन। लिखें भू पदार्थों का पर्वतीय ढाल के सहारे, भू पदार्थों का पर्वतीय ढाल के सहारे, सहारे, सहारे नीचे की ओर खिसकना, नीचे की ओर खिसकना। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे यदि यह पदार्थ रुक रुक कर खिसकता है, यदि यह पदार्थ रुक रुक कर खिसकता है तो स्लंपिंग कहलाता है। खिसका फिर रुका फिर खिसका फिर रुका, तो स्लंपिंग कहलाता है, स्लंपिंग कहलाता है। लेकिन यदि पदार्थ, पदार्थ उछल उछल कर नीचे की ओर गिर रहे हों, उछल उछल कर नीचे की ओर गिर रहे हों तो यह टॉपुल कहलाता है। जैसे मान लो ढाल के सारे पदार्थ आया, यहाँ टकराया फिर उछल गया ऐसे, फिर यहाँ टकराया फिर उछल गया ऐसे, फिर यहाँ टकराया फिर उछल के नीचे आ गया ऐसे। जब उछल उछल कर आगे आता है तो ये टॉपुल कहलाता है, जब रुक रुक कर आता है तो उसको स्लंपिंग कहते हैं, स्लंपिंग कहलाता है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर लिखेंगे क्रीप, क्रीप मतलब सरकना,
सरकना, सरकना। लिखें, जब मलबा का संचरण बड़े ही मंद दर से हो रहा हो, ऐसा लगा धीरे धीरे सरक रहा है। जब मलबा का संचरण बड़े ही मंद दर से हो रहा हो, मंद दर से हो रहा, तो उसे क्रीप कहते हैं, क्रीप कहते हैं। तो चौथे नंबर पर फ्लो, सॉरी फ्लो, FLOW, FLOW, फ्लो, फ्लो का मतलब वाह, वाह। डैश देकर लिखेंगे, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जल से संतृप्त, जल से संतृप्त पदार्थ, जल से संतृप्त पदार्थ जब जब ढाल की दिशा में खिसकते हैं तो उसे फ्लो कहा जाता है, तो उसे फ्लो कहा जाता है, तो उसे फ्लो कहा जाता है। तो पांचवें नंबर पर एवलांच, एवलांच, एवलांच ये लिखा देखो, हिमस्खलन। एवलांच को क्या बोलते हैं? हिमस्खलन, हिमस्खलन। लिखें, ऊंचे पर्वतीय ढालों में उपस्थित हिमानियां, ऊंचे पर्वतीय ढालों में उपस्थित हिमानियां, हिमानियां जब टूटकर नीचे की ओर खिसकती हैं, नीचे की ओर खिसकती हैं तो उन्हें उन्हें एवलांच कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर, पूर्ण विराम लगा कि यह चार प्रकार के होते हैं। एवलांच की बात करते हैं, यह चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ड्राई, एकदम सूखी सूखी बर्फ गिर रही हो तो ड्राई एवलांच। नंबर 2 वेट, वेट एवलांच। नंबर 3 ग्लेशियर, ग्लेशियर एवलांच। नंबर 4 ग्लेशियर एवलांच के बाद क्या लिखेंगे? नंबर 4, नंबर 4 में सभी ध्यान से डेब्रिज एवलांच, चार प्रकार का होता है। और फिर इसमें एक लाइन और लिखना है, एक लाइन और लिखना है कि उत्तराखंड में विष्णु गंगा, गौरी गंगा, धौली गंगा, उत्तराखंड में विष्णु गंगा, गौरी गंगा, धौली गंगा, गंगा आदि नदी घाटियों, आदि नदी घाटियों के उद्गम के समीप, के उद्गम के समीप, उद्गम के समीप ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं घाटी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, घाटी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। 5 बिंदु हो गया। चलो 5 के अलावा भी कुछ और लिखते हैं। 6वां बिंदु लिखते हैं, लिखिए लहर, लहर। सब लैंडस्लाइड के प्रकार ही आप ऐसा समझो। लहर, लहर के बारे में सभी लिखेंगे। लहर के बारे में, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में जल से संतृप्त, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में जल से संतृप्त, जल से संतृप्त पदार्थों का, पदार्थों का ढाल की दिशा में खिसकना, ढाल की दिशा में खिसकना। एक और बिंदु लिख देते हैं, चलो 7वां बिंदु, सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन। लिखें, हिमरेखा के समीप, पर्वतों में और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखाएं पाई जाती हैं, हिमरेखा के समीप, के समीप हिम के पिघलने पर, हिम के पिघलने पर पदार्थों का ढाल की दिशा में, पदार्थों का ढाल की दिशा में खिसकना, खिसकना। पूर्ण विराम। ये इतने प्रकार का ये लैंडस्लाइड होता है। कारण भी आपने लिखा, प्रकार भी लिखा। अब लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्र दिखना है तो लिखे भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? तो नंबर 1 उच्च जोखिम क्षेत्र। कौन सा हाई रिस्क जोन है? उच्च जोखिम क्षेत्र, उच्च जोखिम क्षेत्र। डैश देकर लिखेंगे, पश्चिम हिमालय,
पश्चिम हिमालय से लेकर पूर्वी हिमालय एवं पूर्वांचल पहाड़ियों के प्रदेश, पूर्वी हिमालय एवं पूर्वांचल पहाड़ियों के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र आएंगे। तो दूसरा, मध्यम जोखिम क्षेत्र, मध्यम जोखिम क्षेत्र, मीडियम रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन। मीडियम रिस्क जोन में कौन सा क्षेत्र आएगा, लिखेंगे नीलगिरी से दक्षिण सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी से दक्षिण सह्याद्री पर्वत, कॉमा लगाइए, रांची पठार, रांची पठार, अमरकंटक एवं मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक एवं मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये दूसरा जोखिम। अब तीसरे नंबर पर निम्न जोखिम क्षेत्र, निम्न जोखिम क्षेत्र, निम्न जोखिम क्षेत्र में लिखेंगे नीलगिरी से उत्तर का पश्चिमी घाट, नीलगिरी से उत्तर का पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तथा तथा दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब यहाँ भी आपदा है तो आपदा के प्रबंधकीय उपाय हैं, सारे वही, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के उपरांत, वही सब। तो लिखिए, हेडिंग देंगे प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। सबसे पहला काम तो करेंगे, पेड़ लगा देंगे। सबसे पहला काम तो फर्स्ट काम लगाओ, लिखो पर्वतीय ढालों का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण। जहां वन नहीं थे तो पेड़ लगाओ, जहां वन थे और काट दिया तो फिर से पेड़ लगाओ, तो उसको पुनर्वनीकरण कहते हैं। पर्वतीय ढालों का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण। तो दूसरे नंबर पर लिखो उच्च वर्षा ढाल क्षेत्रों में, उच्च वर्षा ढाल क्षेत्रों में जल अपवाह नियंत्रण, जल अपवाह
नियंत्रण, जल अपवाह नियंत्रण। तो एक और लिखो। नेक्स्ट क्षेत्रों में लिखो, मजबूत कंक्रीट की दीवार या लोहे की तार लगाकर, मजबूत कंक्रीट की दीवार या लोहे की तार लगाकर खिसकते भूपदार्थों को रोक देना, खिसकते भूपदार्थों को रोक देना। तो नेक्स्ट लिखो, पर्वतीय ढालों से किए जाने वाले छेड़छाड़, पर्वतीय ढालों से किए जाने वाले छेड़छाड़ छेड़छाड़ को रोक देना, छेड़छाड़ को रोक देना आदि। ये सब काम करेंगे, ये सब काम आपको करना है बेटा, ठीक है, ये सब काम करना, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक आध बातें और लिखा दें, एक आध बातें और लिखा दें। जैसे मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक, जो कोल्ड वेव तो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है जितना आपके लिए हीट वेव इंपॉर्टेंट है। तो लिखें, हीट वेव इन इंडिया, हीट वेव इन इंडिया। लास्ट वन टॉपिक, दो छोटे छोटे लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपको। हीट वेव, अच्छा 7:05 तक छोड़ दूंगा, ठीक है ना। हीट वेव इन इंडिया। अच्छा, हीट वेव और कोल्ड वेव एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। हीट वेव उष्ण लहर, सिंपल तरीके से जिसको हम लोग अपने उत्तर भारत में लू कहते हैं, तो ये उष्ण लहर है। उष्ण लहर, थोड़ी सी लू से अंतर है, पर बात लगभग एक जैसी। गर्मी के दिनों में सामान्य औसत से लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान का बढ़ जाना, और उस बढ़े हुए तापमान से युक्त पवनों का संचरण उष्ण लहर कहलाता है। तो लिखो सभी के सभी, हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान, हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान वाली मौसमी परिघटना है। जितने बच्चे क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हैं एक बार में समझ में आ जाएगा। मौसमी परिघटना है जो सामान्यतः अप्रैल से जून के मध्य, जो सामान्यतः अप्रैल से जून के मध्य प्रवाहित होती है, कभी कभार मार्च एवं जुलाई में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। बन जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। तो हेडिंग देंगे, हीट वेव का कारण क्यों बनती है। हीट वेव का कारण, नंबर 1, धरातल में प्रवाहित होने वाली शुष्क मरुस्थलीय पवनें, धरातल में प्रवाहित होने वाली शुष्क मरुस्थलीय पवनें, मरुस्थलीय क्षेत्र से पवनें आएंगे तो गर्म होगी, अच्छी खासी तपती हुई पवनें होंगी। दूसरे नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर, किसी स्थान पर कई दिनों तक उच्च दाब युक्त प्रतिचक्रवात का बना होना। अरे गजब गजब की बातें हैं बेटा, बना होना, ठीक है, उच्च दाब का बना होना। तो तीसरा, प्रतिचक्रवाती उच्च दाब का। तो तीसरा, बादल विहीन आसमान की दशा में, बादल विहीन आसमान की दशा में शुष्क पवन प्रवाह, एकदम शुष्क पवन प्रवाह मत लिखो, बल्कि खिली हुई धूप लिखो। बादल विहीन आसमान की दशा में एकदम खिली हुई सनसाइन है, खिली हुई धूप। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वैश्विक तापन, बहुत जबरदस्त कारण, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ठीक है, जितनी वार्मिंग होती जाएगी इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तीसरे नंबर पर लिखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ओजोन परत क्षरण, ओजोन का क्षरण होगा तो बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन धरती तक आएगा, और इंफ्रारेड रेडिएशन पृथ्वी के तापमान को और बढ़ा देगा, तो ओजोन परत क्षरण। तो एक और, जेट धाराओं का प्रभाव। जेट धाराओं में याद करो, मैंने बताया था कि जब जेट धाराओं के गर्त क्षेत्र नीचे बनते हैं तो दाब, उच्च दाब बन जाता है, उच्च दाब होगा तो मौसमी दशाएं शांत पड़ जाएंगी। जेट धाराओं का प्रभाव एकदम समझाया पूरा, जेट धारा अभी पेज पलट कर देखो, जेट धारा के प्रभाव के साथ चक्रवात, प्रतिचक्रवात सब बना के दिखाया था कि जैसे इनके गर्त क्षेत्र आएंगे तो उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब बनेगा तो प्रतिचक्रवात बनेगा तो हीट वेव की स्थितियों के लिए अनुकूल हो जाएगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो अब ये हो गया हीट वेव के कारण। तो अब फिर बारी आती है ये कि लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि हीट वेव है। तो लिखो, हीट वेव की पहचान, हीट वेव की पहचान डैश देकर लिखेंगे, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी, गर्मी जिसमें सामान्य उच्च ताप
सामान्य उच्च ताप ब्रैकेट में लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस से, सामान्य उच्च ताप से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का बढ़ जाना। सामान्य उच्च ताप हम 40 डिग्री मान रहे हैं यहाँ पर, जो बेस ले रहे हैं। अगर इससे तापमान कितना बढ़ गया 5 से 6 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कहला गया? हीट वेव कहलाती है, बढ़ जाना। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे 7 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर, अगर 40 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 7 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर प्रचंड हीट वेव कहलाता है, प्रचंड हीट वेव कहलाता है। पूर्ण विराम। अब दूसरा बिंदु इसमें लिखो, लिखो यदि औसत तापमान 45 डिग्री से अधिक प्राप्त हो, यदि औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्राप्त हो तो हीट वेव की घोषणा की जा सकती है, हीट वेव की घोषणा की जा सकती है। एकदम क्राइटेरिया आपको मैं लिखा दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा? हीट वेव। देखो 40 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो हीट वेव कहोगे आप। 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्रचंड हीट वेव कहोगे। अगर 45 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान आ ही गया, औसत अधिकतम तापमान आ गया, तो आप घोषित कर सकते हो हीट वेव की स्थिति। ओके, कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे, सभी लोग हेडिंग देंगे, हीट वेव के प्रभाव क्या होंगे? नंबर 1, मृदा आर्द्रता में कमी। अरे अपने आप जानते हो बेटा, अच्छी गर्मी होगी तो जो जो समस्या आती है, एक लाइन मस्तिष्क में बैठा लो कि अच्छी गर्मी से जो जो समस्या आती है सब। तो मृदा आर्द्रता में कमी, सतही भूजल स्रोत सूख जाएंगे, सतही भूजल स्रोत सूख जाएंगे, फसलों को भारी क्षति होगी, फसलों को भारी क्षति होगी, क्षति होगी, जंगलों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, जीवों के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। अरे अच्छी गर्मी लग जाए तो आपका व्यवहार बदल जाता है, जीवों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। मानव शरीर, मानव शरीर हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। मानव शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, जल की कमी हो जाएगी। अब जल की कमी से क्या होगी? जल कमी से चक्कर आना, नोजिया फील होना, मतलब वोमिट, मितली, उल्टी ना लिख के उसको मितली लिखते हैं, चक्कर आना, मितली आना, उल्टी से लगने लगेगी, तथा यहां तक कि मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, ये सब प्रभाव पड़ेंगे, ये सब। तो बचाव के उपाय क्या है? बचाव के उपाय क्या? आप बताओ, बचाव के उपाय क्या? अरे बाहर मत निकलो, निकलो तो अपने आप को ढक कर निकलो, मोटे कपड़े पहनो, समझ गए कि नहीं? खूब ज्यादा मात्रा में पेड़ लगा दो, वही सब, वही सब। पेड़ लगाना जितना है, जितना आप सोच सकते हो बेटा, वही। तो बचाव के उपाय स्वयं लिख ले, स्वयं लिख ले दोस्तों, कुछ नहीं। ये हो गया हीट वेव। तब इसी के अगेंस्ट अब दूसरा, इसी पर आप और एक बात लिख दो। हीट वेव लिखा तो यहीं पर अब आप कोल्ड वेव लिख दो, कोल्ड वेव लिख दो दोस्तों, शीत लहर लिख दो, शीत लहर की स्थिति। हेडिंग देना, फ्रेश हेडिंग, फ्रेश हेडिंग, शीत लहर, शीत लहर। अब उसके विपरीत स्थिति, मतलब ये भी एक मौसमी परिघटना, वो सब चीजें ठीक है, उस ये भी एक मौसमी परिघटना है। लिखे, एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में अत्यंत ठंडी, अत्यंत ठंडी वायु का प्रवेश, या एक विस्तृत क्षेत्र में अत्यंत ठंडी वायु का प्रवेश, या वायु के ठंडे होने की परिघटना ही, वायु के ठंडे होने की मौसमी परिघटना ही, मौसमी परिघटना ही शीत लहर कहलाती है, शीत लहर कहलाती है, शीत लहर कहलाती है, कहलाती है। लिखें, जब न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम, न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होने लगे तो शीतलहर एवं, तो शीतलहर एवं 2 डिग्री सेल्सियस से कम, 2 डिग्री सेल्सियस से कम को प्रचंड शीतलहर, प्रचंड शीतलहर कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। पूर्णविराम। तो कारण क्या है? एकदम कारण क्या है बेटा? पापा कुमारी ने वायु राशि कह सकते हैं, कह सकते हो बेटा, वायु राशि बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, आशीष कुमार वेलकम बेटा, पढ़ो अच्छे से। रश्मि सिंह ठीक है बेटा, ठीक है। कारण लिखो, सबसे पहला कारण,
अल्नीनो प्रभाव। अल्नीनो प्रभाव, ठंडी में अल्नीनो प्रभाव अगर देखने में मिले तो चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर टू पछुआ विक्षोभ, विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गए तो शीतलहर बढ़ जाता है, पछुआ विक्षोभ। तो नंबर 3, उच्च अक्षांशीय या पर्वतीय ठंडी हवाओं का प्रवेश, उच्च अक्षांशीय या ठंडी पर्वतीय हवाओं का प्रवेश प्रवेश प्रवेश। तो नेक्स्ट, शीतकालीन चक्रवातीय परिघटनाएं, शीतकालीन चक्रवातीय परिघटनाएं, पैराचन करते हैं। या एक लाइन और, एक दो बिंदु और लिख दो। हिमालय क्षेत्र में हुई अति बर्फबारी, एक आध पॉइंट और लिख दो इसके कारण। हिमालय क्षेत्र में हुई अति बर्फबारी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी हिमालय में तो मैदानी क्षेत्र ठंडे हो जाएंगे, अति बर्फबारी। तो नेक्स्ट, उत्तर भारतीय मैदान की समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय प्रभाव हो जाएगा ये। उत्तर भारतीय मैदान की समुद्र से दूरी, दूरी दूरी, ठीक है, दूरी। लिखो पैराचन करते हुए, भारत में शीतलहर नवंबर से फरवरी के मध्य, नवंबर से फरवरी के मध्य की, फरवरी के मध्य की परिघटना है, जिसके प्रभाव से, प्रभाव होगा ठंडी के प्रभाव से, जो जो भी होगा सब लिख दो, जिसके प्रभाव से फसलों में पाला लग जाना, फसलों में पाला लग जाना, नगरीय क्षेत्रों में स्मॉग, अब कुछ बच्चों को स्मॉग नहीं पता होगा, तो जब धुएं का संयोग फॉग से हो जाता है, कोहरे से, तो नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में स्मॉग। तो तीसरे नंबर पर, ठंडी से वृद्ध बच्चों एवं गरीबों, वृद्ध बच्चों एवं गरीबों की मृत्यु का खतरा, मृत्यु का खतरा। तो एक बिंदु और लिखो, पाइपलाइन, सॉरी, जल प्रवाह वाली पाइपलाइन का टूट जाना, जल प्रवाह वाली पाइपलाइन का टूट जाना, पूर्ण विराम। अब एक बात और इससे जुड़ गई, जब हीट वेव की बात आती है तो हीट वेव से ही जुड़ जाती है क्या, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर जुड़ जाता है, जंगल की आग, इसी को कहते हैं वनाग्नि, वनाग्नि कहते हैं, या इसी को कहते हैं दोस्तों दावा नल, यही है। जंगलों में जो आग लग जाती है, इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं, परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं। क्यों लग जाती है, क्यों लग जाती है? तो आप लिखेंगे वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगल की आग का, भारत में जंगल की आग का 95% कारण, 95% कारण मानवजन्य कारण है। मानव लगा देता आग बेटा, बीड़ी पिया फेंक दिया, आपको उदाहरण बताता हूँ, मानवजन्य कारण है, पूर्ण विराम लगा के सुनो, बीड़ी पिया फेंक दिया, जंगल में लोग खाना पकाए, जलती हुई आग को छोड़ दिए, जलती हुई आग को छोड़ दिए, समझ रहे हैं? जंगल में गाड़ी वाड़ी चलाए, पेट्रोल गिरा दिया, डीजल गिरा दिया, कुछ भी कर दिया, ये तमाम चीजें मानवजन्य कारणों से आग लगती। विद्युत लाइन ऊपर से जा रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गई, विद्युत लाइन शॉर्ट सर्किट हुई, आग पकड़ लिया जंगल। तो मानवजनित कारणों से, हालांकि प्राकृतिक कारणों से भी होता है, पर मानवजनित कारण लिखो, कारण, जंगल की आग के कारण, कारण में लिखो प्राकृतिक। अब प्राकृतिक कारणों में क्या क्या लिख सकते हो आप, तो सबसे पहला लिखना, फर्स्ट लिखना प्राकृतिक में, हीट वेव का प्रभाव, बस लास्ट बेटा 5 मिनट, केवल अंतिम 5 मिनट, तो हीट वेव का प्रभाव। दूसरा बिंदु आप इस पे लिख दो, आकाशीय बिजली मतलब वज्रपात, आकाशीय बिजली थंडर स्टॉर्म के साथ पढ़ा है ना आप लोगों को, तो वज्रपात का प्रभाव। तो तीसरा कारण, गर्म वनस्पतियों का हवा के प्रभाव से, गर्म वनस्पतियों का हवा के प्रभाव से आपस में रगड़ खाना, इससे भी आग लग जाती है, आपस में रगड़ खाना। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये मानव में भी आ जाएगा और प्राकृतिक में भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन स्पार्क, ठीक है। पैराचन करते हुए, भारत में, भारत में लगभग 50% वन क्षेत्र, 50% वन क्षेत्र दावा नल से प्रभावित हैं, प्रभावित है, तथा 6% गंभीर रूप से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में आए साल आप सुनते रहते होंगे
कि जंगल की आग की समस्या। अब देखो एक काम जरूर दे रहा हूं अंतिम में। अब जंगल की आग होगी तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला वायुमंडल पर। वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरे नंबर पर जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलमंडल पर। तीसरे नंबर पर मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौथे नंबर पर वनस्पति एवं जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल। मुझे लगता है एक बच्चे को भी नहीं पता। आग, अब आग लगी तो वायुमंडल प्रदूषित हो गया? नहीं होगा, जबरदस्त प्रदूषण होगा। आग लगी, गर्मी बढ़ी तो पानी वाष्पित हो जाएगा, तालाब वालाब का, नदियों नदियों का दूषित भी हो जाएगा, वाष्पित भी हो जाएगा। मिट्टी सूख जाएगी, मिट्टी बंजर होने लगेगी, मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी आ जाएगी बेटा। वनस्पतियां जल जाएंगी, जीवों की मृत्यु हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वनस्पतियों का फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो जाएगा। उच्च तापमान आदि के प्रभाव से बेसिकली कुछ नए जीवों का प्रादुर्भाव होगा, तो कुछ पुराने जीवों के गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। ये सब प्रभाव जो आम प्रभाव होते हैं उच्च तापमान के प्रभाव से, सब कुछ वैसे के वैसे। बचाव के उपाय क्या करते हैं? 90% 95% कारण को रोक दो, बचाव के यही उपाय है। 95% को रोक दो, बीड़ी जला के ना फेंको, खाना पका के मत फेंको, जंगल में जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाली वस्तुएं मत फेंको। जंगल कराहे उड़ते हैं बेटा, उनकी आवाज़ को समझो, उन्हें पहचानने की कोशिश करो। तो ये था बेटा आपका डिजास्टर का टॉपिक। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते थे आप, ज्योग्राफिकल डिजास्टर मैंने पढ़ा दिया। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने ये भी बता दिया। अब डिजास्टर से रिलेटेड भारत में एक ही संस्था है जिसके जिसके नोट्स बाकायदा संस्था ने दी हुई है, मुझे इन्फॉर्म कर दिया आपने, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। 2005 में गठित हुई थी, फिर 2010 में इसमें आई, इसकी कार्य योजना आई, आगे सब सेंडोई फ्रेमवर्क, ये सब, ह्यूगो फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे। सेंडोई को भी पढ़ेंगे, ह्यूगो फ्रेमवर्क को भी पढ़ेंगे, ये सब। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये आपको नोट से मिला, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है। तो डिटेल से पढ़ेंगे, आपको नोट से मिला हुआ है, कहीं नहीं आपको जाना है, PW नोट से पढ़ना है। जो प्रिंटेड मटेरियल मिलता है आपको उससे पढ़ना। प्रिंटेड मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है, हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिलता, उससे आपको पढ़ना है। इससे जुड़ी हुई संस्था, इसको पढ़ डालिएगा बेटा। अब देखो जो मानवीय आपदाएं हैं, तो मानवीय आपदाओं में वही आपदा महत्वपूर्ण हो जाएगी जो घटना चल रही होगी, वही आपदा एकदम दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाएगी जो चल रही होगी। उस पर नजर रखना, उससे नए नए मटेरियल आप अपने न्यूज़पेपर से, मैगजीन से निकाल के आप रखना। जब पेपर आप दे रहे हो तब वो महत्वपूर्ण होगी, अभी से कुछ पढ़ने का उसका खास मतलब नहीं होता। तो इस तरह से आपको अपने इस विषय बिंदु को तैयार करना है। बाकी मैंने जो इसमें पॉसिबल मैक्सिमम हो सकता था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी आप तो जानते हैं पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं, जितना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ाई तो पढ़ाई है बेटा, कभी खत्म तो होगी नहीं, ये स्थितियाँ उस पर रहती है। तो बस मुझे लगता है कि बात यहीं पर करूँ। मैं यही बोलूँगा दोस्तों, पढ़ते रहना बहुत अच्छे से। जिन लोगों का एनवायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ उनके साथ मेरी क्लास कब से होगी, संस्था आपको प्लान करके बता देगी। ज्योग्राफी जिनके साथ नहीं हुई, संस्था प्लान करके बता देगी। तो ज्योग्राफी की भी क्लास लेनी है, एनवायरमेंट की भी क्लास लेनी है। बस ऐसे ही दोस्तों मिलते रहेंगे। पर जिनके साथ सारी कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके जीवन की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, उनके भविष्य की बेहद शुभकामनाएं दोस्तों। भविष्य आपका उज्जवल हो, ईश्वर से प्रार्थना कि आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए देश दुनिया का तो कल्याण करें ही, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। यही मेरी आप सबके लिए शुभेच्छाएं हैं दोस्तों, शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। आज इस कक्षा से यहीं पर विदा लेता हूँ। आपके इस मंच के माध्यम से वो सभी बच्चे जो कल एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उन बच्चों को भी ढेर ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। उन बच्चों के शुभ भविष्य की अनंत अनंत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना कि उनका पेपर कल का बहुत अच्छा हो जाए, उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाए बेटा। आज इन्हीं बातों के साथ इस कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते जरूर रहना बेटा, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, और ना पढ़ना केवल जिंदगी की बर्बादी है। एक दिन दोस्तों बेहद पछतावा होगा, तो पछताने की घड़ी ना आए, बस इसका ख्याल रख लो, सफल हो जाओगे, पक्का पक्का सफल हो जाओगे बेटा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।